किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से ये दुआ करते हैं, कामना करते हैं। किसान साथियों हमने एक छोटी सी मुहिम आप लोगों के सहयोग से शुरू कर रखी है, जिसके अंदर हम किस तरह से जैविक खेती को आगे बढ़ाएं, किस तरह से हमारा उत्पादन अच्छा हो, हमारी लागत कम हो, उसी विषय पर हम आगे बातचीत करते पीछे भी आए हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। तो किसान साथियों हमने पहले जो वीडियो भाग नंबर 13 जो हमने डाला, उसके अंदर हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर जो विभिन्न प्रकार की तिलहनी और विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलों के अनाजों से जो बनाया जाता है, उसके आटे से जो बनाया जाता है, उसके ऊपर हमने विस्तार से बातचीत की। किसान साथियों आज हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के पत्थरों को हम किस तरह से उनका घोल तैयार करें, किस तरह से उनका माइक्रोन्यूट्रिएंट हम तैयार करें और वो हमारे लिए क्या लाभकारी हो सकता है, उसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। पिछले वीडियो में कुछ किसान साथियों के जो सवाल आए, जो मुख्य रूप से जो सवाल आए, मैं उनकी थोड़ी सी रेफरेंस से मैं आपको दे देता हूं कि किसान साथियों ने ये कहा कि हम माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव फसलों में किस अवधि के दौरान करें। सबसे अच्छा और सुंदर क्वेश्चन किसान साथियों ने किया। तो मैं आपको बता देता हूं, जब हमारा पौधा सही जमाव पर आ जाए, सही फुटाव पर आ जाए, उस समय आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव करना है। उसके साथ वेस्ट डिकम्पोजर आपको मिलाना है, पानी आपको मिलाना है। मात्रा विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। माइक्रोन्यूट्रिएंट जब भी आप छिड़काव करें जो दालों से बनाया जाता है, 15 लीटर की टंकी में 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक आपको डालना है। और उसके अंदर अगर फसल बड़ी है तो आप 70% वेस्ट डिकम्पोजर मिला सकते हैं। अगर फसल आपकी छोटी है तो 50% वेस्ट डिकम्पोजर का ताज़ा घोल मिला के आपको उसका छिड़काव करना है। ड्रिप इरीगेशन से या फल्ड इरीगेशन से अगर आप उसको देते हैं तो उसमें भी मात्रा मैं आपको बता देता हूँ, प्रति एकड़ के हिसाब से 15 लीटर से लेकर 20 लीटर तक आप ड्रिप इरीगेशन में आप माइक्रोन्यूट्रिएंट जो दालों से बनाया जाता है उसको पानी के द्वारा आप चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एक मुख्य रूप से जो रहा कि सर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट को कितने समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। किसान साथियों ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट की हम बात नहीं कर रहे। आप वेस्ट डिकम्पोजर से जो भी जैविक उत्पाद बनाते हैं, जो भी जैविक तत्वों का घोल बनाते हैं, उसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है। बाकायदा उसको स्टोरेज करने का ढंग हमारा सही होना चाहिए, स्टोरेज रखने का ढंग हमारा सही होना चाहिए। जैसे कि विभिन्न प्रकार की दालों के द्वारा अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट आपका तैयार हो जाता है, आप अलग से माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाना चाहते हैं, तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आपने बन के तैयार हुआ है उस माइक्रोन्यूट्रिएंट को आप किसी अन्य पात्र में डाल के उसको एयर टाइट करके छोड़ दीजिए। और उसको जब भी आप चाहें 2 साल में, 3 साल में, जब भी आप उसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। उसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं है। किसान साथियों आज जो हमारा मुख्य जो बातचीत रहेगी वो पत्थरों के घोल के ऊपर रहेगी। पत्थरों के घोल किस अवधि कैसे किस प्रकार से हमें तैयार करने हैं और किस तरह से उनका छिड़काव करना है और वो किस तरह हमारे लिए फसलों के लिए या हमारे कोई भी सब्जियां वेजिटेबल लगाते हैं या बागवानी लगाते हैं या कोई भी क्रॉप्स उसमें लगाते हैं, उसमें छिड़काव करते हैं तो क्या फ़ायदा हमें मिलेगा। किसान साथियों आज आप देखते हैं कि तरह तरह के पत्थर आपको बाज़ार में या आपके घर में भी मिल जाएंगे। इस तरह के पत्थर आपको मिल जाएंगे जिन पत्थरों की कोई उपयोगिता नहीं होती है। लेकिन अगर उन पत्थरों को आप इकट्ठा करें, उन सभी पत्थरों को इकट्ठा करके अगर वेस्ट डिकम्पोजर में उन पत्थरों को स्टोरेज करते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर के 200 लीटर ड्रम में अगर उसको डालते हैं तो वो 24 से 25 दिन में एक अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट बन के तैयार हो जाता है। किसान साथियों आपको डालना कैसे है, जैसे कि आपने जैसे हमारे रोड बनती हैं, रोडों के ऊपर काफ़ी तरह के पत्थर पड़े होते हैं। जैसे पहाड़ी एरिया जो है, जो पहाड़ी क्षेत्र में जो खेती करते हैं या पहाड़ी क्षेत्र के आसपास जो किसान साथी रहते हैं, वो 7 से 8 प्रकार के विभिन्न प्रकार के पत्थर उठा लीजिए। 3-3 किलो उठा लो या 2-2 किलो उठा लो। उन सभी पत्थरों को वेस्ट डिकम्पोजर के 200 लीटर घोल मिला के आपको छोड़ देना है। धीरे धीरे जब समय बीतता जाएगा तो 24 से 25 दिन के बाद आप देखेंगे कि उस वेस्ट डिकम्पोजर का जो घोल का जो कलर है वो बिल्कुल ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। उस समय आपको ये समझ लेना है कि आपका पत्थर का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आप जो बना रहे थे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट रेडी हो चुका है। उस माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आप 15 लीटर के स्प्रे का जो पंप होता है उसके अंदर 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक आप डाल के उसका फोलियर स्प्रे में आप उपयोग कर सकते हैं। ड्रिप इरीगेशन से अगर आप चलाना चाहें या फल्ड इरीगेशन से अगर आप देना चाहें तो 20 से 25 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप पत्थरों के घोल का उपयोग कर सकते हैं।
किसान साथियों, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जैसे आपने आज 200 लीटर का ड्रम बनाने के लिए पत्थर छोड़े हैं, उसमें से जैसे वो घोल रेडी हो जाता है, उसके बाद उसमें 10 लीटर आप घोल को निकाल लेते हैं, तो वो ड्रम 10 लीटर खाली हो जाता है। तो आपको उस ड्रम को खाली नहीं छोड़ना है, वेस्ट डिकम्पोजर और लेना है और उस ड्रम को भर देना है। तो इसी प्रकार जितना भी पत्थरों का घोल आप उसमें से निकालें, उतना ही वेस्ट डिकम्पोजर उसमें और डाल देना है। तो इसी तरह जब तक वो पूर्ण रूप से वो पत्थर खत्म नहीं हो जाए, तब तक उसमें डालिए निकालिए, डालिए निकालिए। वही माइक्रोन्यूट्रिएंट जो दालों वाला है, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब दालों का माइक्रोन्यूट्रिएंट आप बनाते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर आती है, और वो जब तक वो लेयर हल्की ना हो जाए, जब तक वो लेयर पतली ना हो जाए, जब तक वो घोल हमें पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे, तब तक जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट आप उसमें से निकालते हैं, उतना वेस्ट डिकम्पोजर का ताज़ा घोल उसमें आप और डाल दीजिए। तो वो निकालेंगे डालेंगे, निकालेंगे डालेंगे, तो इस तरह से उसकी मात्रा को हम कितना ही बढ़ा सकते हैं। तो वही सेम पत्थरों के घोल के साथ है कि पत्थर का घोल 20-25 दिन बनने के रेडी होने के बाद उसमें से अगर 5 लीटर आप पत्थरों का घोल निकालते हैं, पत्थरों का जूस लेते हैं, तो उसमें 5 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर का ताज़ा घोल और डाल दीजिए। आज हम पत्थरों के घोल की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए किसान साथियों, हमारी तरह तरह की मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, या बालुई मिट्टी होती है, या पथरीली मिट्टी होती है। तो हर जगह की मिट्टी में जिन जिन तत्वों की पूर्ति होती है, आप जानते हैं कि पत्थरों में हर प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, हर तरह की न्यूट्रिएंट्स उस पत्थर में होती है, जो हमारी मिट्टी में नहीं होता वो उस घोल में बिल्कुल पाया जाता है। तो जो मिट्टी आपकी कमज़ोर है, जिस मिट्टी में उपजाऊपन कम है, या जिस मिट्टी में मुख्य रूप से तत्वों की काफ़ी डेफिशिएंसी है, तो वो डेफिशिएंसी पूरा करने में पत्थरों का घोल बहुत ही आपके लिए एक सोने में सुहागा बन सकता है। क्योंकि आप जानते हैं जैसे हम जैविक रॉक फास्फेट लाते हैं, वो भी पत्थरों से बनाई जाती है। विभिन्न प्रकार के पत्थरों को पीस के उससे वो रॉक फास्फेट बनाई जाती है, जिसको हम फास्फोरस और पोटाश की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम खेतों में उपयोग करते हैं। उसी तरह से वो जो पत्थर आप लाएंगे, जो विभिन्न प्रकार के पत्थर उसमें आप डालेंगे, वो पत्थर के अंदर फास्फोरस ही नहीं, सभी प्रकार के तत्व आपको प्रचुर मात्रा में पाए जाएंगे। तो वो आपकी ज़मीन को उपजाऊपन लाने में आपके लिए बहुत ही कारगर घोल ये आपके लिए साबित हो सकता है। तो किसान साथियों, आपको किस किस प्रकार के पत्थर लेने में एक बार फिर बता देता हूं। जैसे हमारे रोडों के कॉर्नर पर पड़ जाए, हमारे नज़दीक कोई भी रोड गई हुई है, तो उसके कॉर्नर पर आपको तरह तरह की वैरायटी के पत्थर मिल जाएंगे। अगर आपके नज़दीक कोई पहाड़ लगता है, तो वहाँ से आप 7, 8, 10 प्रकार के तरह तरह के 2 या 3 किलो पर पत्थर आप उठा के उनको वेस्ट डिकम्पोजर में डालिए। या फिर आप जैसे अपने घरों के अंदर फर्शों पर लगाते हैं, उनकी टुकड़ियाँ, जैसे संगमरमर की टुकड़ियाँ होती हैं, ग्रेनाइट की टुकड़ियाँ होती हैं, वो सभी टुकड़ियाँ वेस्ट नहीं होती, वो घर में वेस्ट पड़ी होती हैं, लेकिन उनकी सही उपयोगिता को आप उपयोग में ला सकते हैं। उनको सभी को वेस्ट डिकम्पोजर घोल में डाल दीजिए। और इस घोल का सबसे एक बेहतरीन रिजल्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारी सब्जियाँ हम लगाते हैं, फ्रूट के पौधे हम लगाते हैं, और जैसे हम कोई भी चीज़ अनाज लगाते हैं, उसमें ज़बरदस्त आपको फुटाव नज़र आएगा। फल की साइज़ बड़ी होगी, सब्जियों की साइज़ बड़ी होगी, और उसमें जो शाइनिंग आप देखेंगे, जहाँ भी पत्थर के जूस का उपयोग आप करेंगे, उसमें आप एक डिफरेंस नज़र देखना आप। यानी एक तो जहाँ पर आपने पत्थर के घोल का उपयोग नहीं किया है, और दूसरी जगह एक जगह आपने पत्थरों के घोल का उपयोग किया है, तो दोनों प्लांट्स में आप डिफरेंस जब देखेंगे तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। जहाँ पर आपने पत्थरों का जूस डाला था, जिस सब्जी के अंदर डाला था, या जिस फल फ्रूट के पौधे पर डाला था, तो उस फल की साइज़ और शाइनिंग जो दोनों है, वो बिल्कुल उसमें डिफरेंस नज़र आएगा आपको। उसकी साइज़ भी बढ़ी हुई मिलेगी, उसकी शाइनिंग भी अच्छी मिलेगी। आप इसको ज़रूर देख के देखिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे माननीय किशन कुमार चंद्रा जी का, कि आज तक किसान साथियों ऐसा भी कोई भी कृषि वैज्ञानिक शायद आज से पहले आपने नहीं देखा होगा, जिस कृषि वैज्ञानिक ने पत्थर का जूस निकाल के भी हम किसानों के बीच में लाने का काम किया। तो बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं माननीय चंद्रा जी को, जिन्होंने हमारे किसान के लिए एक ऐसा हथियार हमें दे दिया कि हमें बाजार जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाकायदा अगर आप उसको ईमानदारी से उसका उपयोग करते हैं, ईमानदारी से उसको अपने खेत में अप्लाई करते हैं, तो उसका रिजल्ट मिलना तय है।
और किसान साथियों, काफ़ी समय से एक भारी दिक्कत हम किसान साथियों के बीच में आ रही है, जिनको वेस्ट डिकम्पोजर के लिए त्राही त्राही करना पड़ता है। तो मैं उन किसान साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जिस भी किसान साथी को वेस्ट डिकम्पोजर राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद का नहीं मिल रहा है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। किसान साथियों, हमने किसानों की सेवा के लिए हमने इस तरह का बनाने का काम किया है। ये जो आप देख पा रहे हैं, हमने जो मदर कल्चर था वो इन बोतलों में डाल के किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया है। इस गोल की कोई भी कीमत हम किसान से नहीं ले रहे हैं। तो आप अगर किसी भी किसान साथी को वेस्ट डिकम्पोजर का सलूशन नहीं मिल रहा है तो उस किसान साथी को हम अपना ये सलूशन भेज देंगे और वो इस सलूशन से आसानी से अपना काम चला सकता है। उसको जितना चाहे आप इसको लंबा मल्टीप्लाई करते रहिए, जितना चाहे आप इसको किसानों को बांटते रहिए। तो जो भी किसान साथी एक्टिव है, मैं उन सभी किसान साथियों से निवेदन करूंगा कि आपके संपर्क में जो भी किसान साथी हैं जिनको वेस्ट डिकम्पोजर नहीं मिल रहा है, उन किसान साथियों तक वेस्ट डिकम्पोजर पहुंचाने का आप जरूर कष्ट कीजिए, ताकि हर घर तक, हर किसान के दरवाजे तक वेस्ट डिकम्पोजर पहुंचे और इसका सही रिजल्ट जो किसान साथी लेना चाहे वो उसका रिजल्ट उसको मिल सके। आज हमारे रासायनिक खेती करने वाले भी इस वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी जगह की बात करता हूं, हमारे पंजाब से अमृतपाल की अगर हम बात करें तो वो किसान साथी रासायनिक को साथ लेते हुए वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कर रहा है। और उसने कुछ समय पहले मेरे को बताया था कि सर, मैंने 5 किलो यूरिया 5 किलो डीएपी से, यानी अपनी 4 एकड़ के अंदर बहुत शानदार गेहूं की फसल उसने उगाई थी और बहुत शानदार रिजल्ट गेहूं का रहा, जो 24 कुंटल से ज़्यादा गेहूं की पैदावार उस किसान साथी ने ली, जिसके लिए वो 2 कट्टे 2 बोरे डीएपी का बोने का काम करता था या 6 से 7 कट्टे यूरिया का डालने का काम करता था। तो उस किसान साथी को काफ़ी अधिक बचत प्रति एकड़ के हिसाब से हुई है। तो मैं ये कहता हूं कि मात्रा का विशेष ध्यान रखते हुए किसान साथी जो उतनी ही मात्रा में उर्वरक अपने खेत में डालें जितनी उनको आवश्यकता हो। आज मैंने काफ़ी वीडियो के माध्यम से भी बताया है कि आप नीचे ज़मीन में जो अप्लाई करते हैं वो सारी पौधे को ना मिलके वो कुछ हवा में उड़ जाती है यूरिया और कुछ नीचे घुलनशील होकर नीचे जम जाती है, जो एक रॉक फॉस्फेट की परत का रूप धारण कर लेती है, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। तो किसान साथियों, रासायनिक उर्वरकों का जब भी आप उपयोग करें तो मिट्टी जांच अवश्य करवाएं, उसके बाद ही उपयोग करें। अगर आपके खेत में 25 किलो यूरिया की आवश्यकता है या 25 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता है तो आप उसी के अनुसार देने का काम करें। उससे अधिक आप न्यूटन खेत में ना दें, उसकी अधिकता भी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। तो किसान साथियों, आज पत्थर के घोल से संबंधित अगर किसी तरह की कोई भी समस्या अगर आपको आती है या कोई ऐसी चीज़ जो मैंने बताने से मैं चूक गया हूं, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। जो भी अनुभव हमें होगा, जो भी हम आपके बीच में जानकारी रखते हैं, वो शेयर करने का काम करेंगे। तो किसान साथियों, आप इन वीडियो को उन किसान साथियों तक अवश्य पहुंचाने का काम कीजिए जो जैविक खेती में अभी आए हैं और जो जैविक खेती आगे करने वाले हैं। किसान साथियों, अगला जो वीडियो जो हमारा होगा वो बकरी के मैन्योर पर, घोड़े के मैन्योर पर और या हाथी के मैन्योर पर, इन तीनों विषयों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और माइक्रो न्यूट्रिएंट से संबंधित कोई भी, ये जैसे हमारे 8 या 9 पार्ट बनेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट के, तो उन सभी पार्टों में हम विस्तार से जानकारी आपको देते जाएंगे। लेकिन इसके बीच में भी आपके अगर कोई सवाल जवाब हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम अगले वीडियो में आपके सवालों को हम शामिल कर सकें। और जो समस्या आपको, जिस तरह की समस्या अगर आपको आ रही है, तो वो उस समस्या के समाधान के लिए हम आपको वो जानकारी प्रोवाइड करवा सकें, ताकि किसी तरह की दिक्कत आपको भविष्य में ना आए। तो आगे किसान साथियों, इसके जैसे आज हमारा 14वां पार्ट हम डालने जा रहे हैं, इससे पहले 13 भाग हम बना चुके हैं। अगर कोई भी किसान साथी किसी कारणवश वो भाग नहीं देख पाया है तो उन सभी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, उससे आपको सारी जानकारी आप मिलती रहेगी। तो किसान साथियों, मैं तो आप भगवान से यही दुआ करूंगा, कामना करूंगा कि आप जहाँ भी रहें अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और जैविक खेती को अपनाएं। आज नहीं तो कल जैविक खेती पर आपको आना होगा, ये आप बिल्कुल तय कर लेना। क्योंकि आज जो हमारी ज़मीनों की और हमारे सेहत की जो कंडीशन होती जा रही है, जो दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं, ये दिक्कतें आगे बढ़नी है अगर आप रासायनिक में रहे तो। अगर रासायनिक पेस्टिसाइड का आप इसी तरह उपयोग करते रहे तो वो दिन दूर नहीं। अगर आप घर में 10 सदस्य होंगे तो 10 सदस्य मेडिसिन लेते हुए आगे आपकी ज़िंदगी यानी जी पाएंगे। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, समझदार हैं काफ़ी। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि
रासायनिक उर्वरकों को छोड़िए, रासायनिक पेस्टिसाइड्स को छोड़िए और धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपकी लागत कम आए और आपका उत्पादन भी अच्छा हो, जिंदगी में किसी तरह की बीमारी के आगोश में आप ना आए, यही हम कामना करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।